हेलो दोस्तों, आज हम आदिकाल की विशेषताएं एवं उनकी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार जो इस समय विचारधाराएं प्रचलित थी और भारत में जो साहित्य इस युग में लिखा गया, उसमें जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा और जानते हैं कि इस समय क्या क्या विशेषताएं हैं साहित्य के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो इस युग की विशेषता है वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस युग में जो साहित्य लिखा गया है, अधिकतर जो कवि हुए हैं वो राजाश्रय में रह के अपनी रचनाओं को पूरी करते थे और जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, जिसके चलते उन्हें राजाओं की प्रशंसा करना होता था। तो इस युग में आश्रयदाताओं की प्रशंसा के रूप में साहित्य लिखा गया है। अपने राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कवि लिखते थे। दूसरी देखते हैं ऐतिहासिकता का भाव। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें कुछ प्रमाणिक और कुछ अप्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं और इसमें जो रचना है उनमें ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है। पूरी तरह से तो अभाव नहीं कह सकते, परंतु फिर भी जो रचनाएं लिखी गई हैं उनकी प्रमाणिकता कहीं न कहीं संदिग्ध दिखाई देती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो साहित्य ऐतिहासिकता नहीं होता, परंतु उसमें ऐतिहासिकता का कहीं न कहीं अभाव दिखाई देता है। तीसरी देखते हैं अप्रमाणिक रचनाएं। जब साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है इस युग में, तो जो रचनाएं हैं वो कुछ न कुछ अप्रमाणिक मानी जाती हैं। जैसे इसको पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो ऐसी रचना है जिसे कुछ लोग प्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रमाणिक और कुछ लोग अप्रमाणिक मानते हैं। इनके अलग अलग ग्रुप हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तीसरा, युद्धों का सजीव वर्णन। इस युग में युद्धों का सजीव वर्णन होता था, क्योंकि जो आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर कभी भी जो है उनके साथ युद्धों में भाग लेते थे, इसलिए इस युग में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता। इस युग की प्रमुख विशेषता देखी जाए तो संकुचित राष्ट्रीयता है, क्योंकि इस युग में अधिकतर राज्य जो है छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे और उन्हीं क्षेत्रों को मिला के अपने को एक राज्य को एक राष्ट्र के रूप में जितने भी राजा थे वो मानते थे। उन्हें एक पूरे राष्ट्रीयता का जो भाव होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं था। इस तरह देखा जाए तो इस युग में राष्ट्रीय भावना का जो है अभाव दिखाई देता है। तो संकुचित भावना यानी संकुचित, वो अपने को राष्ट्र मान लेते हैं, अपने एक छोटे से भाग को ही राष्ट्र मानते हैं, तभी वह एक युद्धों में सक्रिय रहें और एक बड़ी राष्ट्रीय भावना जो होनी चाहिए वह उनके अंदर नहीं दिखाई देती है। वीर काव्य तथा श्रृंगार काव्य। इस युग में वीर काव्य और श्रृंगार काव्य लिखे गए हैं, क्योंकि इस समय की जो परिस्थितियां थी, राजनैतिक परिस्थितियां, वह युद्धों के रूप में देखी जाती हैं, क्योंकि हर्षवर्धन का जो काल था वह इस समय क्षीण हो रहा था और भारत नए नए राज्यों के रूप में छोटे छोटे राजाओं के टुकड़ों के रूप में बट रहा था। तो इस समय जो है जो इस समय की परिस्थितियां थी वह इनके अनुकूल थी। जन जीवन के चित्रण का अभाव। इस युग की अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इस समय विशेषता हो सकती है, प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि इस युग में जनजीवन के चित्रण का अभाव। राजा जनजीवन का चित्रण करके उनको कोई फायदा मिलता नहीं था, इसलिए वह जनजीवन का कोई उस पर वर्णन नहीं करते थे। उनको भी अपने जीविकोपार्जन को चलाना था, इसलिए वह इस समय की जो चित्रण था वह केवल राजाओं के और उनके आसपास की परिस्थितियों से मिलकर बना था और उन्हीं का वर्णन कवि अपनी रचनाओं में करते हैं। विविध छंदों का प्रयोग। इस समय विविध छंदों का जो प्रयोग है वह प्रचलित हो चुका था। जैसे हम देखते हैं कि इस समय जो रचना मिलती है पृथ्वीराज रासो, उसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि इस युग में विविध छंदों का प्रयोग दिखाई देता है। डिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा
कुछ लोग इसे शैली के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे डिंगल भाषा कहते हैं, परंतु आधुनिक शोध के अनुसार डिंगल एक शैली के रूप में जानी जाती है जो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा प्लस राजस्थानी से मिलकर बनी है, और उसमें जो काव्य रचा गया उसे डिंगल भाषा या डिंगल शैली के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रवृत्तियां और विशेषताओं के बारे में और नजर डालते हैं तो विवाह युद्ध एवं आखेट का विशेष वर्णन। अगर इस युग में देखा जाए तो जो साहित्य लिखा गया उसमें अधिकतर विवाह, आखेट या युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, इस युग में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य ज्यादा लिखे गए हैं। रासो साहित्य में देखा जाए तो रासो में ज्यादातर प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, और मुक्तक काव्य के रूप में विद्यापति, अमीर खुसरो ने मुक्तक काव्य के रूप में रचनाएं की हैं। जैन सिद्धनाथ संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य की अधिकता, यानी इस युग में धार्मिक रूप से काव्य बहुत ज्यादा लिखा गया है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य के रूप में इस युग में विविधता के रूप में साहित्य लिखा गया है। धार्मिक एवं लौकिकता का समन्वय, इस युग में जो काव्य है उसमें धार्मिकता का वर्णन मिलता है एवं उनके बीच में जो समन्वय है, एकता की जो भावना दिखाई देती है, तो दोनों में समन्वय करने की कोशिश भी की गई है इस युग में। यह भी एक प्रमुख विशेषता है इसकी। दरबारीपन एवं आश्रयदाताओं का गुणगान, जो दरबारीपन एवं आश्रयदाताओं का गुणगान, यदि कभी आश्रय में रहेगा, किसी के दरबार में रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह वहाँ के आश्रयदाता का गुणगान करेगा, क्योंकि उसकी जो जीविका है, जो धन कमाने की लालसा है और जिससे वह अपनी रोजी रोटी चलाता है, तो वह उसका गुणगान करने की कोशिश करता है। तो यह इस युग की भी एक प्रमुख विशेषता रही है। फुटकल साहित्य, इस युग में फुटकल साहित्य भी लिखा गया है। अमीर खुसरो एवं विद्यापति, इनके अलावा भी कुछ कवि हैं जो फुटकल रूप में इस युग में रचनाएं की हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य, रासो साहित्य की विविधता, अर्थात इस युग में जो हम साहित्य के रूप में पढ़ते हैं तो वह सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य, रासो साहित्य की विविधता दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत उनको हमने आज पढ़ा, और इस युग की जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।